Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So, as you know, we have discussed the summary and the novel in the last lecture, the novel Return of the Native, written by Thomas Hardy. So, we are going to now analyze the characters of this novel, the main characters of this novel. So, about which you have a clear idea now that why the analysis of characters is very important, because we have been doing this for the last two novel you have read. Okay, The Great Expectations, and we have read the novel Pride and Prejudice, written by Jane Austen. So we are going to analyze these characters. There are very a few main characters in this novel. There are not plenty of characters in this novel. Thomas Hardy is have been Thomas Hardy have been very limited for his characters in this novel actually. So let's first start with the character of Clyde Newbright. As you know, the real name of Clyde Newbright is Clement Newbright, जिसको आपने सीमेंट भी बुलाया था, ठीक है. सो इसका हम एनालिसिस करेंगे अभी, और एज सच लाइक एक करेक्टर को एनालिसिस उसका जब हम करते हैं, तो आपको सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसको हर पर्सपेक्टिव से आपने डिस्कस करना होता है. आपने इसी के कैरेक्टर को एक्सप्लेन भी करना होता है, और इसको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर ने इस ऐसे कैरेक्टर्स को, जो मेन कैरेक्टर्स हैं या जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को किस वजह से इस नॉवल में ऐड किया है, और उसका मेन पर्पस क्या था, और किस टाइप का कैसा स्टाइल दिया है उस कैरेक्टर को, किस टाइप का रोल दिया है, और उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपने हर कैरेक्टर को उसका एनालिसिस करते हुए ये चीज़ें माइंड में रखनी है हमेशा, जब भी किसी भी नॉवल में आपने ऐसा करना है. तो स्टार्ट करते हैं. एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो नॉवल है, वो नेटिव का जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एक्चुअली क्लाइव न्यूब्रट के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि वो अपनी जो नेटिव लैंड है, अपना जो नेटिव विलेज है, उसको छोड़ के पेरिस जाता है, और वहाँ पे वो डायमंड मर्चेंट की हैसियत से अपना पैसा कमाना शुरू कर देता है. तो अपने आप को सेटल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए वो वहाँ पे जाता है. ऑल्दो उसके अपने विलेज में ऐसा स्कूल हैं कुछ, लेकिन वहाँ पे सुपरस्टिशियस लोगों की वजह से उस तरह से एजुकेशन बड़े लेवल पे नहीं दी जा रही है. बहुत ही जितने भी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, उनका मतलब उनकी एक बहुत ही टिपिकल सोच है. तो उस वजह से यही चाहता था कि वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज किया जाए. एजुकेशन जो है ये लोगों को एक अपर लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी. इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो वापस आता है अपने गांव, अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक मतलबी या मटेरियलिस्टिक होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ना ही वो पेरिस अपनी वेल्थ और पैसा पावर के लिए आया है, बल्कि उसे एहसास होता है कि उसके गांव में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप के लोग रहते हैं, तो उसे वापस जाना चाहिए और अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहिए, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. तो जो नेटिव का वर्ड है, नेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक जिस जगह पे आप पैदा होते हैं, ठीक है, वो आपकी नेटिव होती है. जो आप जिस पैदा होने के बाद जो पहली लैंग्वेज आपकी आप सुनते हैं ना, जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो उसको आप नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है. इसी तरह से नेटिव ये है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, या पैदा होने से लेके जिस जगह पे आप रहते हैं, या जो लैंग्वेज आप सीखते हैं, उसको नेटिव कहते हैं. तो नेटिव का टाइटल इस पे सूटेबल है, और कैसे है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ही इस नॉवल को स्टार्ट किया है. सो कंटिन्यू करते हैं. द नेटिव ऑफ द नॉवल्स टाइटल, ठीक है, नॉवल के जो टाइटल में ये जो वर्ड है नेटिव, क्लाइम इज द सन ऑफ, ये जो वर्ड है ये इसके लिए यूज किया गया है. क्लाइम इज द सन ऑफ मिसेस यूब्राइट, ठीक है. क्लाइम का मतलब, क्लाइम का जो रियल नेम है वो मैंने आपको बताया था, क्लेमेंट है, तो इसका निक नेम क्लाइम है. तो ये मिसेस यूब्राइट का बेटा है, एंड द कजन ऑफ थॉमसन यूब्राइट.
अब थॉमसन का जो है, जैसे थॉमस हार्डी का नाम है तो थॉमस हार्डी को थॉमस हार्डी भी कहा जाता है, लेकिन थॉमसन का जो नेम है ये यहाँ पे इस नॉवल में यूज़ किया गया है। तो जितने भी नेटिव्स हैं इंग्लिश के, वो जब भी ये नेम बुलाते हैं वो टॉमसन बुलाते हैं, वो थॉमसन नहीं बुलाते हैं। उनका ये कहना है कि ये टॉमसन वर्ड है, लफ्स नेम है, ठीक है। तो इसको वो टॉमसन बुलाते हैं। तो आपके पास दो टाइप की प्रोनाउंसिएशन है, दोनों में से आप कोई भी चूज करके बोल सकते हैं। सो ये मिसेस योबराइट का बेटा था और थॉमसन का, या टॉमसन योबराइट का कजन भी था। ही गोज अब्रॉड टू वर्क एज अ डायमंड मर्चेंट इन पेरिस। वो अपना गाँव छोड़ के बाहर जाता है, ठीक है, पेरिस जाता है, और वहाँ पे जाके उसका ये एम होता है कि वो काम करे, काम सीखे और पैसा कमाए। और वहाँ पे अपनी कोशिशों के बाद वो एक डायमंड मर्चेंट जो है वो वहाँ पे बन जाता है और अपना काम उसके हाथ से शुरू कर देता है। बट कम्स होम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वापस आता है, व्हेन he realizes that his ambition is not towards material wealth। उसे जब ये रियलाइज होता है, या ये उसे पता, वो उसको ख्याल आता है कि मैं यहाँ पे आके अपने आप को खो रहा हूँ, या इन चीज़ों में खो गया हूँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे वापस आना चाहिए और मेरा जो बेसिक एम है वो पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने गाँव के लिए कुछ करना है, या कुछ ऐसा करना है जो अपने पैरों पे वो उसे खड़ा कर सके, ठीक है, और लोगों के लिए कुछ कर सके वो। ही इज परसुएड बाय स्टेशिया वाई, ठीक है। स्टेशिया वाई ने उसे कैसे परसू किया ये मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने नॉवल की समरी डिस्कस की थी। तो मैंने आपको बताया था कि उसे पहले ही नज़र में, पहले वो वाइल्ड डेथ की तरफ अट्रैक्टिव होती है स्टेशिया, और बाद में वो जब इसको देखती है, इसके बारे में इसको पता चलता है क्लाइंट का कि ये पेरिस से आया है, और वो ये सोचती है कि वो इसके साथ शादी करके पेरिस जा सकती है, और इस तरह से प्लान किया कर लिया उसने। तो उसने उससे मिलने का प्लान किया, और उसने चार्ली नाम का जो लड़का था, चार्ली का कैरेक्टर क्या है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो चार्ली का जो कैरेक्टर था वो इसने खुद प्ले करने का फैसला किया, और उसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना रोल दे दो, और इस तरह से फिर उसने उसके करीब जाने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम पे वो इस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन बाय द टाइम इवेंचुअली वो खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, जब वो इसके घर गया था इसको टीचर, एज अ स्कूल टीचर के लिए, कहने के लिए कि मतलब तुम मेरे साथ कंट्रीब्यूट करो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जिसके लिए स्टेशन ने मना कर दिया था, लेकिन क्लाइंट को वो अच्छी लग गई थी उसकी खूबसूरती की वजह से। तो स्टेशिया वाई एंड इवेंचुअली मैरिज हर, जिससे उसकी इवेंचुअली बाद में शादी हो जाती है। इवेंचुअली का मतलब होता है कि इवेंट्स के अकॉर्डिंगली, जब बाय द टाइम एक सिचुएशन क्रिएट होती है और एक वक्त गुजरता है और कुछ इवेंट्स आते जाते हैं, तो इस तरह से फिर रीजंस बन जाते हैं उनकी शादी के, ठीक है। तो इसलिए इवेंचुअली का वर्ड यूज किया जाता है। बट देयर मैरिज turned sour when her ambition to move to Paris conflicts with his plan to stay on Egdon Heath and teach school। उसका जो एम्बिशन था वो पेरिस जाना था बेसिकली, जिसकी वजह से उसने क्लाइंट से शादी करने का इरादा किया था। तो लेकिन यहाँ पे जब उसे पता चलता है बाद में कि वो एज ए स्कूल टीचर अपना जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा है, अपने गाँव के लिए कुछ काम करना चाह रहा है, उसको वो ये नहीं समझती कि कुछ अपने गाँव के लिए कुछ करना चाह रहा है, और एक बहुत अच्छी सोच है उसकी, या इस तरह से वो इस चीज़ के अगेंस्ट होती है कि वो पेरिस नहीं जा रहा, और मेरा मुझे यहाँ पे रहना पड़ जाएगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था यहाँ पे रहना एगडन हेथ में। तो यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट दोनों का यहाँ से शुरू हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि एक स्कूल टीचर की हैसियत से उसने आप यहाँ पे रहना है। क्लाइम इज इंटेलिजेंट, कल्चर्ड एंड डीपली इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। एक बहुत ही ज़हीन और कल्चर और हर चीज़ को कह लें कि ऑब्जर्व करने वाला बेसिक जो है, उसमें ये क्वालिटी थी कि वो लोगों से अच्छे तरीके से मिलता, बात करना, वेल कल्चर्ड था, इंटेलिजेंट था। तो ये सारी उसकी जो क्वालिटीज़ थी उसके करेक्टर में, उसको प्रेजेंट करती हैं। ये पेशेंट एंड जनरस, बहुत ज़्यादा उसमें सब्र और बर्दाश्त उसमें बहुत ज़्यादा थी। सब्र तो हम लोग से काम लेता था, बट आल्सो डीपली डिटर्मिन्ड एंड फायर्स व्हेन एंगर्ड, यानी कि
जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता था, डीपली डिटरमिन, अब किसी चीज़ का फैसला कर लेता था, तो उस पर वो डट जाता था, मतलब कोई उसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हटा नहीं सकता था, ठीक है। और जब उसे गुस्सा आता था तो फिर वो शदीद किस्म का गुस्सा आता था, ठीक है। फायर्स का मतलब है बहुत ही किसी चीज़ की शिद्दत जो होती है ना, उसको शदीद किस्म का गुस्सा आना। तो अब ये आदत उसकी उसकी माँ से भी है। ये कैसे है, ये आगे हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ दिस डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये जो हाईलाइटेड कोट्स आपको नजर आएंगे, ये कुछ तो नॉवल के अंदर होंगे, ठीक है। और नॉवल के अंदर में ऑब्वियसली राइटर नहीं कहे हैं, लेकिन कुछ नॉवल के अंदर होंगे, कुछ राइटर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ उसके अपने व्यूज होंगे जो लिखे होंगे, ठीक है। तो इस नॉवल या करेक्टर के लिहाज से उसने जो कुछ बोला अब उस टाइम पे और जो कुछ उनके बारे में लिखा, उसको यहाँ पे हाईलाइटेड लाइंस में मैंने ऐड किया है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, तो इनको याद करने की कोशिश करनी है। इट इज़ दिस डिटर्मिनेशन दैट लीड्स टू हिज वेंचुरल स्ट्रीक विद हिज मदर। अब उसकी ये जो आदत थी डिटर्मिनेशन की, ठीक है, अब ये इतनी लाइक कहने के हद तक उसको चली एक, हाँ कहते हैं ना कि हर चीज़ की कोई कोई चीज़ जब आपका कोई पैशन पीक पे चला जाता है, हाँ, अपनी हद से बढ़ जाता है, तो फिर वो वहाँ पे नुकसान शुरू हो जाते हैं, आपकी ट्रेजिडी आपके आड़े आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डिटर्मिनेशन, यही डिटर्मिनेशन, पहले उसने स्कूल टीचर बनने की ख्वाहिश की और उसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। फिर उसने स्ट्रिशा से शादी करने के लिए फैसला कर लिया और उससे वो हटा नहीं, और जिसकी वजह से वो अपनी मदर से भी अपना रिश्ता तोड़ बैठा था। स्प्लिट होता है तकसीम कर देना, ठीक है। तो अपनी मदर माँ से तकसीम हो गया जब उसने सेपरेशन का फायदा फैसला कर लिया था कि अब इनका रहना इकट्ठे मुमकिन नहीं है। तो वो लदा एक झोंपड़ी टाइप घर बना लेता है दूर उसके घर से फासले पे, और वहाँ पे स्ट्रिशा के साथ शादी करके रहना शुरू कर देता है। तो ये जो उसकी डिटर्मिनेशन है, उसका ये नुकसान उसको बाय द टाइम बनना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे इडिपस टेक्स्ट में इडिपस अपने एरर ऑफ जजमेंट और प्राइड की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से वो ब्लाइंड, कुछ चीज़ों से वो ब्लाइंड रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वो यहाँ पे हीरो जो क्लाइंट है वो अपनी डिटर्मिनेशन, ये उसकी एरर जो है ना उसके कैरेक्टर में, कह लें कि ये एक खामी है उसकी कैरेक्टर की, एरर ऑफ जजमेंट ही कह लें, कि वो अपने आप को जज नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो एंगर है, उसको ले जाता है तो बाहर की तरफ ले जाता है, उसको उसकी माँ से दूर कर देता है। एट द एंड ऑफ नॉवल वीकन बाय डीजेनरेटिव आई कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि वो जब उसने फैसला कर लिया कि मैंने एक स्कूल बनाना है या स्कूल टीचर की हैसियत से मैंने यहाँ पे काम करना है, तो उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया था, अपनी मेहनत करना शुरू कर दी थी। और उस जो बिना लाइक कंटिन्यूसली फोकस की वजह से, बिना रेस्ट किए उसने जो काम किया था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गई थी और आंख उसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, ठीक है। तो जी डिजेनरेट होता है किसी चीज़ का बहुत कम डिकम्पोज हो जाना, ठीक है। जो है ना वो खराब हो जाती है हर चीज़ जो वक्त के साथ साथ। तो उसकी जो आंखें हैं वो एट द एंड ऑफ नॉवल हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में होती हैं कि वो मुश्किल ही थोड़ा बहुत देख पाता है, ठीक है। इतना कि मतलब अपने आप को वो संभाल सके, बस इतना, इस हद तक। एंड बाय द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग हर हिज मदर, ट्रॉमा की कंडीशन में अगर एक्सप्लेन करूँ तो ट्रॉमा ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ट्रॉमा एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने शायद ड्रामा देखा हो। मैं ये आपको ड्यूरिंग लेक्चर, जो हमारे फिजिकल लेक्चर्स लाइव हो रहे हैं कैंपस में, वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी एक दफ़ा इसी सेम एग्जांपल के साथ। आई होप आप लोग सबने ये ड्रामा देखा होगा, जो पिछले साल चला था, मेरे पास तुम हो, ठीक है। तो मैंने वो ड्रामा नहीं देखा था, तो मैंने सिर्फ उसकी एक एपिसोड देखी थी, वो भी बाय चांस ऐसे बैठे बैठे देख लिया। उसका एक क्लिप देखा था, ठीक है। वो क्लिप ये था कि उस बच्चे की माँ उसे छोड़ के जा चुकी होती है,
और वो अपने जो है बेटे से मिलने जाती है, उसके बोर्डिंग स्कूल में मिलने जाती है जहाँ पे बच्चा हॉस्टल में रह रहा होता है। तो वहाँ पे उसे मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि वो बच्चा मिलना नहीं चाहता। तो बेटे की इस हरकत का जब उसके बाप को पता चलता है तो वो बाप अपने बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा तुम मुझसे मिलो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो तुम्हारी माँ है और तुम्हें इससे मिलना ही है ये वो। तो वो इसलिए मान जाता है कि मैं उससे मिल लूँगा क्योंकि उसके बाप ने कहा होता है। तो वो फ़ोन बंद करते-करते अपने बाप को ये कहता है कि पापा यू आर नॉट माय स्ट्रेंथ, यू आर माय वीकनेस। ठीक है? तो ये जो उसका ये उसकी जो बात थी वो उसके फादर को बहुत ज़्यादा डीपली समहाउ हर्ट कर गई मे बी, या अट्रैक्ट कर गई कि उसने जो है हार नहीं मानी। उसने उसने ये सोचा कि मेरा बेटा लाइक इस तरह से कंडीशन में रहेगा और मैं उसकी वीकनेस बन गया हूँ, तो इस तरह से वो ग्रो अप नहीं कर पाएगा ठीक से। तो उसने क्या सोचा कि मैं डर क्यों रहा हूँ, ठीक है, किसी की धमकी से मैं डर क्यों रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि वो अपनी एक्स वाइफ के लवर से जाके उसके ऑफिस में उसे झगड़ा करता है और उसे मार के आता है, उसे धमकी दे के आता है कि मैं तुम मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेके देखो या ये वो सारा कुछ करता है। और फिर आके अपने बेटे को कॉल करता है और उसे कहता है कि इनकी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और जो मेरे खिलाफ जाएगा या मुझे कुछ करने की कोशिश करेगा तो तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। ठीक है? तो वहाँ पे वो कहता है कि यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर नॉट माई वीकनेस। तो ये जो सिचुएशन थी, अगर वो अपने बेटे को ऐसे ही फोर्स करता कि वो अपनी माँ से मिले, ठीक है, अब वो बच्चा क्या था, अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी माँ से मिलता, ठीक है, अपनी मर्जी नहीं कर पाता। और जब हम, आपको बेहतर तरह से पता है कि जब हम अपनी मर्जी नहीं कर पाते हैं किसी फैसले में, कोई बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का फैसला होता है, तो जब हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती करता है तो हम ऑटोमेटिकली इनसाइड हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जिससे बाहर निकलना समहाउ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम प्रिटेंशियस बन जाते हैं, हमारे सामने सामने हमें ठीक से बिहेव करने की हमें ज़रूरत होती है, हमारी मजबूरी होती है, लेकिन इनसाइड हम बहुत ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में होते हैं। ठीक है? तो वो जो बच्चा उस कंडीशन में होता, अगर इसी तरह से चलता रहता और वो अपनी माँ से सिर्फ अपने बाप के कहने पे मिलता और अपनी ख्वाहिश को दबा देता या अपने आप को दबा देता ये सोच के कि मेरा, उसने जैसे कहा था कि वो अगर फादर उसकी वीकनेस ही बना रहता, तो वो जो इसकी कंडीशन होती, ठीक है, फोर्सफुली अपनी ज़िंदगी गुजारना और दूसरों के फैसले को लेके चलना, और एक उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी पीछे से जो उसको पुश अप करती आगे ग्रो अप करने के लिए, तो वो जो उसकी कंडीशन होती ना वो ट्रॉमा होती। ठीक है? जब इंसान के पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है, और वो मजबूरी में कुछ कर अपने मजबूरी की वजह से कुछ ऐसे एक्शंस लेता है जो उसे नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन वो कर रहा होता है मजबूरी से, ना अपनी होशी के बगैर। ठीक है? और ना उसके पास पीछे जाने का कोई रास्ता होता है। लाइक वो जैसे वो बच्चा अपने फादर की खुशी के लिए ये सब कर रहा था, ठीक है, कर रहा होता, तो वो जो कंडीशन होती है वो ट्रॉमा होती है। ना पीछे कुछ समझ आता है, ना आगे कुछ समझ आता है, ना आपका कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। आप मजबूरी के तहत अपनी खुशी से भी कोई काम नहीं कर रहे होते, अपनी खुशी के बगैर कर रहे होते हैं। ठीक है? तो वो जो एक कंडीशन होती है ना वो आपको ट्रॉमा में ले जाती है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस रह जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बाय द टाइम इंसान, सम टाइम लोगों की कुछ की नर्व्स फट जाती है टेंशन की वजह से, सम टाइम पागल हो जाते हैं लोग। तो ये जो कंडीशन होती है ना जो इंसान को इनसाइड या मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है, उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। ये कंडीशन मैंने जो अभी जो वर्ड है मैंने एक्सप्लेन किया, इसका एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि फर्दर मोर आपने आने वाले जो नॉवेल्स हैं, ड्रामा या पोइट्री है, उसमें ये वर्ड बहुत रिपीटेडली यूज़ होगा और आप ये कंडीशन हर एक नॉवल में ऑलमोस्ट देखेंगे। ठीक है? और आपने देखना है आगे जब आप मॉडर्न नॉवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न ड्रामा पढ़ेंगे, उसमें यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है? जैसे कि मैं अब अक्सर ड्यूरिंग क्लास आपको कुछ ऐसे टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स बताती रहती हूँ ताकि आप इनको याद रखें, लिख लें अपने पास और अपने माइंड में रखें, ताकि जब भी ऐसी कोई आप आगे नॉवल में पढ़ें तो आपको पता हो, आपको फेमिलियर हो इन चीज़ों से। ठीक है? फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सो अब ये कंडीशन उसकी थी कि वो अपनी
बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ के आया था, ठीक है। लेकिन अपनी माँ की कंडीशन के बारे में जब मुझे पता चलता है तो वो अपनी बीवी, उसकी मजबूरी क्या थी, वो अपनी माँ से नहीं, वो अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकता था, उसके पास नहीं रह सकता था। तो इसको ये जो इसका ट्रॉमा की कंडीशन है ये हमें इन द नॉवल हमें नजर आती है। By the trauma of losing his mother Anastasia, for those deaths he blames himself. At the end of novel जब उसने दोनों को खो दिया होता है, उसकी बीवी भी मर जाती है, माँ भी मर जाती है, तो वो और ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है कि मेरी वजह से हुआ है ये सब, ठीक है। अपने आप को ब्लेम करना, दूसरों के नुकसान की, दूसरों के मौत के जिम्मेदार अपने आप को ठहराना, ये भी इंसान की एक ट्रॉमा की कंडीशन ही होती है, ठीक है। तो ये उसकी बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं पूरे नॉवल में एक बहुत ही पिटीफुल कंडीशन थी उसकी थ्रू आउट द नॉवल। ही बिकम्स एन इटिनरेट, ठीक है, इटिनरेट इसको बोलते हैं ये, लेकिन एक अगर हम वर्डली इसको करें प्रोनाउंस तो इटिनरेंट, इटिनरेंट भी इसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन है कि इसका मतलब है कि टूरिंग करना, यानी कि कह लें कि आप जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो तबलीग के लिए टूरिंग करते हैं। टूरिंग का मतलब कि हर जगह जाके वहाँ पे तबलीग करना, सफ़र करना, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसने क्या किया, डेथ, इन दोनों की डेथ के बाद जब वो कुछ टाइम के बाद ट्रॉमा से बाहर आता है, अपने आप को संभालने लग जाता है, तो वो फिर एक प्रीचर की हैसियत से, एक तबलीग करने वाले की हैसियत से, प्रीस्ट की हैसियत से अपनी तबलीग शुरू कर देता है, और फिर अपने जो एक सफ़र है वो शुरू कर देता है, जिसमें वो जगह जगह जाके अपने सम्मन देता है, ठीक है। समनिंग अबाउट सिंपल मॉरल टॉपिक, समन होता है खुतबा, जिसको हम कहते हैं ना खुतबा देना, एड्रेस करना, हिताब देना, हिताब करना, तो इसको हम समनिंग भी कहते हैं। तो समनाइजिंग अबाउट सिंपल मॉरल टॉपिक्स, जहाँ जहाँ पे वो लिख कर ही जाता था सिंपल सोशल मॉरल वैल्यूज पे, वो इन टॉपिक्स पे जो है ना वो हिताब देता था, हिताब करता था, और लोगों से इस बारे में जो है ना वो उनकी तबलीग करता था। तो ये उसका उसके बाद मोटिव बन गया था। क्लाइम द नेटिव हु रिटर्न्स टू हिज बर्थ प्लेस ऑन एगडन हेथ। क्लाइम जो कि अपने बर्थ प्लेस पे, जो कि एगडन हेथ है, वहाँ पे वापस आता है, इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रिकॉशियस highly regarded child and boy who, when a man leaves his provincial background to make his way in the world, अपनी बर्थ प्लेस की तरफ वापस आता है। तो ये जो इसकी एग्जाम्पल हम पूरे नॉवल में देखते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब मैंने साथ ही मेंशन कर दिया है कि मेच्योरिटी को कहते हैं आप, ठीक है। ये उसकी मेच्योरिटी हम देख सकते हैं जब उसने मतलब बहुत जवानी में चला जाता है अपने आप को सेटल डाउन करने, और फिर वापस आता है अपने बर्थ प्लेस पे, अपने लोगों के लिए काम करने जो है वापस आता है स्कूल टीचर की हैसियत से। तो ये इसकी जो है मेच्योरिटी की एक एग्जांपल हमें नजर आती है कि बहुत ही यंग एज में उसने इतना कुछ किया और इतना अच्छा सोचा, इतना अच्छा करने का सोचा, और अपनी बर्थ प्लेस पे वापस आया, ठीक है। तो एक आदमी, यहाँ कहा जाता है कि व्हेन अ मैन, कोई आदमी एज अ बॉय उसने ऐसा किया, ठीक है। हाईली रिगार्डेड चाइल्ड एंड बॉय, इसको लाइक उसकी जो एज थी उस लिहाज से उसको चाइल्ड और बॉय कहा जा सकता है। बहुत ही यंग एज में उसने किया था ऐसा, लाइक आप कह लें कि अंडर लाइक एज अ टीनेजर, ठीक है, अंडर 20 ईयर्स, 19 या 10 ईयर्स का होगा। तो उसके ये जो है उसने ये काम किया। तो ये काम कोई तब करता है जब when a man leaves his provincial background to make his way in the world, जब कोई आदमी एक आदमी की हैसियत से, एक बच्चे की हैसियत या बॉय की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आदमी की हैसियत से अपना प्रोविंशियल बैकग्राउंड, यानी कि अपना जो जहाँ पे वो रहता होता है वो छोड़ के अपने नए रास्ते ढूंढने निकल जाता है कि अपने आप को सेटल करे, ठीक है। तो उस टाइम पे इस लड़के ने पैसा कमाया, ठीक है, और कुछ अर्न किया और कुछ सीखा, एजुकेशन हासिल की, और वापस अपने बर्थ प्लेस में वापस आया। हालांकि लोग अपनी बर्थ प्लेस से बाहर निकलते हैं ताकि हम दूसरी दुनिया में जाके, दूसरे लोगों के पास जाके वहाँ पे काम करें और सीखें। तो ये बहुत बड़ी इसकी मैच्योरिटी की एग्जांपल है। He then gives up worldly success for what he thinks of a more important calling on his native ground, ठीक है।
वर्ल्डली सक्सेस जो उसने एज अ डायमंड मर्चेंट अपना काम शुरू किया था, एक मटेरियलिज्म के मटेरियलिस्टिक हम वे में कहते हैं इसको, कि एक दुनियावी काम था जिसके पीछे वो गया था, और उसने वो दुनिया छोड़ के उसने सोचा कि मैं अपने नेटिव ग्राउंड की तरफ जाऊं, और उसे ये ख्याल आया कि मैं वहां पे जाऊं और उनके वहां पे उनके लिए काम करूं, लोगों के लिए। तो ये उसने किया कि फॉर व्हाट ही थिंक्स एज अ मोर इम्पोर्टेंट, उसे लगा कि मेरी जो वर्ल्ड ये जो सक्सेस है एज अ डायमंड मर्चेंट जिसका बिजनेस है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने गांव वापस जाए और उनके लिए काम करे। इन शॉर्ट, हार्डेस्ट प्रोटोगनिस्ट इज अ कैरेक्टर हु thou still admired locally. हार्डी के जो हीरोज हैं एज अ करेक्टर, उनको ये सोचा जाता है कि ऐसे प्रेज किया जाता है कि लाइक एक आम आदमी की तरह से ही उनको प्रेज किया जाता है, जैसे बाकी लोग होते हैं ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। लोकली का मतलब यही है कि जैसे एक बहुत ही लोकल लेवल पे ऑर्डिनरी समझा जाता है, ठीक है, कोई उसको स्पेशल पर्सन नहीं समझा जाता। इज बाउंड टू बी मिसअंडरस्टूड when he chooses to forego conventional ideas of vocation and success, जिसको एक आम आदमी की तरह से समझा जाता है, ठीक है, और एक आम नेटिव की तरह समझा जाता है, जिसको मिसअंडरस्टूड, वो इसकी कंडीशन ऐसा बना देता है प्रोटोगनिस्ट की, हीरो की ऐसी कंडीशन बना देता है हार्डी के सुनने वाला पढ़ने वाला उसको मिसअंडरस्टूड कर जाता है, ठीक है। when he chooses forgo conventional ideas of vocation and success, जब वो अपना सारा बिजनेस और सक्सेस वाला जो टाइम पीरियड, वो जो एक स्टेबल अपना आप कर चुका होता है, वो सारा कुछ गिव अप करके वापस आता है, तो इस चीज़ को जो है ना, वो बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि इसने ये काम गलत किया, लाइक एक सक्सेस वाला हिस्सा आप छोड़ के वापस अपने गाँव जा रहे हैं उसी पोजीशन पे जिस पे आप पहले थे, ठीक है, सिर्फ आपके पास क्या है कि थोड़ा पास बहुत पैसा है जो आपने जमा किया हुआ है, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो छोड़ के जाना, तो ये जो आइडिया है इस कन्वेंशनल आइडिया की वजह से उसको मिसअंडरस्टूड करने पे मतलब उसने ऐसा बनाया होता है कि इसको मिसअंडरस्टूड किया जाए अपने हीरो को, ठीक है। Stacia can't understand why a man who has lived in Paris, अब स्टेशिया कभी भी नहीं समझ पाती कि एक्चुअली वो जो वापस आया है वो क्यों वापस आया है, जो कि पेरिस में एक बंदा जो पेरिस में रहता है, ठीक है, द सेंटर टू हर, और उसके बहुत करीब है, ऑफ ऑल दैट इज डिजायरेबल, जिसको जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा कह लो कि जिसको उसने हासिल करने की से डिज़ायर थी, उसकी शुड चूज टू रिटर्न टू एक्टन। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे इंसान ने एक्टन है वापस आने का क्यों सोचा, ठीक है। On the basis of Klime's desire to serve his native Acton lies a general and idealistic view of his fellow human beings. कहा जाता है कि क्लाइम की ये जो डिज़ायर थी कि अपने नेटिव्स को, अपने नेटिव एक्टन हित जो उसका गाँव है उसको जाके वो सर्व करे और उन लोगों के लिए कुछ करे, उनको उनकी खिदमत करे, तो वो कहा जाता है कि इसमें जो है ना एक जनरल और आइडियलिस्टिक होता है कि जो आपकी बेसिक आइडियोलॉजी बेस पे कुछ व्यूज होते हैं जो आपके, ठीक है, जिसमें आप एक एज अ ह्यूमन आपकी आइडियोलॉजी क्या है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि एज अ ह्यूमन हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमारे दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और जो है कुछ ऐसा करना चाहिए जो जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता रहे। तो यहाँ पे आइडियलिस्टिक वो ऑफ हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, उसके ह्यूमन जितने भी फेलो ह्यूमन बींग्स हैं जिसके गांव के लोग थे, उनके लिए एक आइडियलिस्टिक और जनरल व्यू की तरह हैसियत से हमें ये नज़र आता है, ठीक है, उसकी ये डिज़ाइन नज़र आती है। उसके लिए वर्ड्स कहे गए हैं, Hubert loved his kindness. He had a conviction that the want of most men was a sort of knowledge which brings wisdom rather than influence. उसे जो है कह लें कि जो क्लाइम ह्यूबर्ट है उसके बारे में बात हो रही है कि अपनी जो है वो उसे काइंडनेस बहुत, उसे मतलब लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आना उसे बहुत अच्छा लगता था। ही हैड अ कन्विक्शन दैट द वांट ऑफ मोस्ट मैन वाज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज व्हिच ब्रिंग्स विजडम। उसका ये मानना था
कि इंसान की या एक जितने भी दुनिया में आदमी हैं या लोग हैं, ठीक है, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो वो नॉलेज है, और जो ज़रूरत है और जो होनी चाहिए वो नॉलेज है, विच ब्रिंग्स विजडम, जिसकी वजह से वो उन्हें अक्ल जो नॉलेज है उन्हें अक्लमंदी की तरफ लेके जाता है, रादर देन अफ्लुएंस। ठीक है, अफ्लुएंस मतलब वेल्थ, यानी कि आपकी जो दुनियावी दौलत है या मटेरियलिस्टिक बन के आप जिंदगी गुजारते हैं। तो उसका ये कहना था कि इंसान का जो नॉलेज है वो उसे विजडम की तरफ लेके जाता है, और विजडम आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि नॉलेज जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि वेल्थ नहीं, कोई दौलत या कोई अफ्लुएंस नहीं। ठीक है, तो ही विश टू रेज द क्लास एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। उसका ये जो उसका हाफ था वो ये था कि अपनी जो उनकी जो क्लास है, ठीक है, टू रेज द क्लास एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके जो हाइश थी, हाफ था, वो ये था कि वो उस लोअर क्लास के लेवल के लोगों को जो टिपिकल सोच के साथ वहाँ पे रह रहे थे उनको इंडिविजुअल लेवल पे आगे लेके जाया जाए। ठीक है, मतलब उनकी जो क्लास है उनको इंडिविजुअल्स उनकी हैसियत से उनकी क्लास को एक अपग्रेड किया जाए, अपर लेवल पे लेके जाया जाए, ना कि अदर देन इंडिविजुअल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लास, ना कि किसी इंडिविजुअल को उनकी क्लास की बेस पे आगे लेके जाया जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो लोअर क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, हम उस बेस पे किसी को जज करते हैं, हम उसके बेस पे समटाइम जॉब्स भी इसी बेस पे सम लोगों को मिल रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हर उसकी हाँ उसकी ये हर्ष थी कि अब जो उस क्लास के लेवल के जो लोग थे, ठीक है, उनको इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल अपर लेके जाया जाए, अपर क्लास में लेके जाया जाए, ना कि इंडिविजुअल्स को, हर एक इंसान को उसकी क्लास के हिसाब से जज किया जाए और उस क्लास के हिसाब से उसको आगे लेके जाया जाए। ठीक है, तो ये उसका मोटिव था। वट वॉज मोर, ही वॉज रेडी एट वंस टू बी द फर्स्ट यूनिट सेक्रीफाइस्ड। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती थी कि वो एक अकेला था। फर्स्ट यूनिट का मतलब ये है कि किसी चीज़ का जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, या जिस चीज़ का कोई आपको उसकी एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आती है, तो जब आपको चीज़ वो शुरू होती है तो उसका फर्स्ट यूनिट जो होता है ना, जो एक एज एन इनिशियल काम करता है, तो इसने एज इनिशियल ये काम स्टार्ट किया था, तो एज अ फर्स्ट यूनिट इसको कहा गया कि अपने आप को सेक्रीफाइस करने को ये तैयार था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। At the end of the novel, his eyesight still subnormal. At the end of novel भी उसकी हम eyesight देखते हैं कि उसी तरह से जो है ना वो abnormality की तरफ ही जा रही होती है। His mother and his wife dead, दोनों मर चुकी होती हैं। Climb still persist in the same way of mankind. अपने उसी इंसानियत की बेस पे वो अपने आप को जो है आगे लेके उसी पे वो स्ट्रिक्ट होता है और उसी बेस पे अपने आप को आगे लेके जाने का सोच रखा होता है। Will never complain, will not complain of the injustice of his lot in life। यानी कि उसकी ज़िंदगी में लॉट का मतलब साथ में लोड लिखा हुआ है, यानी कि जितना भी आपके बोझ है। ठीक है, तो वो मैन काइंड अपनी इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता था, जिसके लिए वो किसी को भी ये नहीं ब्लेम करेगा या ये नहीं कहेगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगा जो भी होगा, लेकिन वो इस जो ज़िंदगी का जो बोझ है, ठीक है, उसको वो खुद अपनी मर्जी से उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, he is as Spartan in his style of life as a Thoreau। Thoreau एक कह लें कि किसी ड्रामा और फिल्म का हीरो था। ठीक है, और एक राइटर भी था। तो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही डिटर्मिन था और ऐसा ही इसका लाइफस्टाइल था कि ये किसी दूसरे के लिए खुद को चेंज नहीं करता था, और वो इतना ही रिजिड था, इतना ही ज़िद्दी था कि एक दफ़ा फैसला कर लिया तो बस कर लिया। ठीक है, तो यही केस ये इसी केस इसके केस में भी, कलाम के केस में भी यही चीज़ है कि वो इतना ही हार्ड था। स्पार्टन का मतलब हार्ड सा अपने लिखा हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने स्टाइल जो लाइफ स्टाइल है उसमें इतना ही हार्श था, इतना ही हार्ड था कि वो मतलब कोई इसको उसका फैसला नहीं बदलने पर मजबूर कर सकता था। तो एट द लीस्ट दिस मेक्स हिम हार्ड टू गेट अलॉन्ग विद, नॉट merely फॉर हिज वाइफ बट फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग। उसके लिए जो हार्डनेस है वो उसको किस तरफ लेके जाती है, उसकी वजह से उसने अपनी माँ को भी खो दिया,
और अपनी वाइफ को भी खो दिया, ठीक है। नॉट मेनली फॉर हिज वाइफ बट फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग। हर उसके ज़िंदगी में हर इंसान जो जुड़ने वाला है उसको उसकी हार्डनेस की वजह से कुछ ना कुछ कहने कि फेस करना पड़ा है इस नॉवल के अंदर, ठीक है। ऑल्दो उन कैरेक्टर्स के अपने भी कुछ एक्शंस थे जिनकी वजह से वो उनकी ये हालत हुई, लेकिन जहाँ पे इसका करेक्टर है ये, अगर अगर हम एक पोलाइट पर्सन की हैसियत से देखें, तो अगर इसकी जगह कोई और पोलाइट और हम्बल इंसान होता, लाइक जिसमें एंगर ना हो, डिटर्मिन इस तरह से ना होता जिस तरह से ये है, और हार्ड ना होता, तो सोचें वो शायद इसके कुछ बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो फैसला लेता, सोच समझ के करता कुछ जो भी करता। It is ironical that in this aspect of his personality he is so much like his mother. अब ये भी आयरनी है, ठीक है, कि अपनी ये जो इसका एस्पेक्ट है, जो उसकी हार्डनेस और डिटर्मिनेशन वाला पार्ट जो हमने उसके करेक्टर में देखा, ये एक्चुअली उसकी माँ में भी हम देख सकते हैं। उसकी माँ की तरह है उसकी ये जो पर्सनैलिटी है, वो इज़ इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल जो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो बिल्कुल भी चेंजेबल नहीं होता, इंसान चेंज नहीं हो सकता कभी भी। फ्लेक्सिबल होता है ना कि आप थोड़ी सी अपने आप में लचक पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को आप खुद को गिल्टी फील करते हैं, रिग्रेट्स होते हैं आपको, और आप अपने आप को जब जहाँ पे गलत फील करते हैं वहाँ पे आपको खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है और ऐसे ही रहेंगे। इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर सन, दोनों उसकी माँ का जो एटीट्यूड था अपने बेटे की तरफ वो ऐसा ही था, इनफ्लेक्सिबल था। दैट्स वाई उसका भी एटीट्यूड उसकी माँ के लिए वैसा ही था, और वो बचपन से वो भी बड़ा होने तक उसने भी यही चीज़ें अपनी माँ से सीखी। Almost the only person in the novel is whom Klein is shown to be content is Humphrey when the two of them got first together. पूरे नावल में एक ही इंसान जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जिसके साथ कह लें कि खुश रहा, और बहुत एक हार्डनेस उसने अपनी नहीं दिखाई, जहाँ पे उसने अपना एंगर नहीं दिखाया, वो सिर्फ हम्फ्रे है। अदरवाइज हर करेक्टर के साथ उसको कुछ ना कुछ इस तरह से हाश बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे वो जो पर्स कटर था, हम्फ्रे, मैंने आपको बताया था कि पर्स कटर था जो जिसके साथ मिलके इसने पर्स कटिंग का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस करेक्टर। आगे चलते हैं। एक सेकंड, एक लास्ट जो है वो कोट है, हु इज एबल टू अंडरस्टैंड बट अनएबल टू एक्ट डिसाइडेडली। ये क्यों कहा गया है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। However admirable Clive's personality may be, जितनी भी इसकी पर्सनैलिटी जो है उसको प्रेज किया जा सकता होगा, लेकिन certain sides of him are unattractive, but this is a tribute to Hardy's ability to create lifelike characters. उसकी करेक्टर उसका करेक्टर चाहे जितना भी प्रेस किया जा सके, लेकिन कुछ उसकी साइड जो है अनअट्रैक्टिव भी थी, जिसकी वजह से वो उनकी उन हामी की वजह से वो कह लें कि हम कह सकते थे कि मतलब इसमें बुराइयां भी हैं, तो उनकी वजह से वो अनअट्रैक्टिव भी था। लेकिन ये जो है इस करेक्टर को क्रिएट करके हार्डे ने अपनी एबिलिटी शो किया है कि लाइफ लाइक कैरेक्टर्स, यानी कि रियलिटी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं। क्लाइम इज गिवन टू सेल्फ पिटी। मैंने आपको बताया था कि हीरोज जो हैं थॉमस हार्डी के, वो ऐसे हैं कि उसका वो उनको ऐसे बना देता है कि वो अपने आप पे भी रहम करने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरे तो रहम करते ही हैं, दूसरों को तो उनसे हमदर्दी होती ही है, लेकिन वो अपने आप पे भी रहम करने पे मजबूर हो जाता है। ही हैज़ इन सेल्फ पिटी, अपने आप पे रहम करना है, यानी कि अपने आप को बहुत ही बेचारा सा महसूस करना। एंड ही हैज़ इन हिम अ क्यूरियस अनविलिंगनेस टू एक्ट, ठीक है। किसी भी नॉवल में होने वाले उसके साथ जितने भी इवेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, उनके बाद उसको एक चीज़ आपको पता चल जाती है ना कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो उसको मैंने इम्प्रूव करना है, या मुझे इस पे यहाँ पे ठीक फैसला लेना है। तो वो क्या करता था कि वो उस फैसला लेने में, एक्ट करने में देर कर देता था हमेशा, ठीक है। तो उसकी जो स्लोनेस थी, अनविलिंगनेस मतलब स्लोनेस, जिसमें वो बहुत ही स्लो था एक्ट करने में, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया उसकी ज़िंदगी में। His delay in trying to establish contact with his mother, ठीक है, after his marriage and repeated in his जब उसने अपनी शादी के बाद अपनी माँ से जो कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, वो काफ़ी देर बाद की थी, जब उसे पता चला कि उसकी माँ उसके लिए उसे मिलने आई है, या ख्वाब में उसे देखा कि उसे अपनी माँ से मिलना चाहिए, तो तब तक उसकी माँ को सांप ने डस लिया था, और वो
वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये उसका जो है ना, उसने ये फैसला बहुत लेट लिया था, बहुत ये उसका जो अनविलिंगनेस का जो एक्ट है वो है, ठीक है। इन हेसिटेटिंग टू आस्क स्टेशिया टू कम बैक टू हिम। अब जो उसने लेटर लिखा था स्टेशिया को एट द एंड ऑफ नॉवल, तो वो उसने शायद कुछ टाइम पहले लिख दिया होता तो वो शायद उसकी बात सुन लेते, लेकिन उसने एंड टाइम पे लिखा, उस टाइम पे जब वो ऑलरेडी इरादा कर चुकी थी। जब उससे पहले से, जब क्लाइंट को पता चल जाता है कि ये स्टेशन उसके साथ जाने वाली है या भागने वाली है या इनका कुछ ऐसा सीन चल रहा है, तो वो उसे लेटर लिखता है और वो लेटर से नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में वो अपना ये एक्ट करने में देर कर देता है। हिज इनएबिलिटी टू एक्ट इनेबल्स, यानी कि इसकी यही इनएबिलिटी जो है हार्डी को इनेबल करती है टू शो हिम एट द मर्सी ऑफ इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस और चांस। यानी कि इन्हीं के अकॉर्डिंगली हार्डी ने हमें ये शो कराने की कोशिश की है कि उसको, उस करेक्टर को, उसको अकॉर्डिंग टू इवेंट्स और चांस और सर्कमस्टांसेस हम उस पर मर्सी फील करें। इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द थीम ऑफ नॉवल, जो कि बेसिक थीम भी है, जो मैंने आपको बताया था कि चांस और फेट, ठीक है। He is meant to be, in other words, a modern man. मॉडर्न मैन का आप आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न नॉवल, जो मॉडर्न पोइट्री का मैं अक्सर आपको नाम लेती रहती हूँ, उसका मकसद ये है कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू वाली जो है ना इसकी कंडीशन थी, उसके बाद ये मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे उन वॉर्स की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गए थे, उनकी फैमिलीज को उन्होंने खो दिया था। कोई किसी की फैमिली, कोई किधर रह रहा था, कोई किधर, उनका कल्चर नहीं था, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, उनका कोई घर नहीं था, उनकी कोई फैमिली नहीं रही थी, सारा कुछ जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गया था। तो वो वाली जो कंडीशन है ना, वो उसको, उन लोगों को, उस टाइम पीरियड के बाद, जंग के बाद जो टाइम पीरियड एक स्टार्ट हुआ था, उन लोगों को मॉडर्न मैन कहा गया है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मॉडर्न मैन की हैसियत से हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है, जिसको पता ही नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में फैसले कैसे लेने हैं। हु इज़ एबल टू अंडरस्टैंड बट अनएबल टू एक्ट डिसाइसिवली, जो हर चीज़ को समझ तो रहा है लेकिन उसे पता ही चल रहा कि मैंने करना क्या है, अभी अपने अकॉर्डिंग टू सम सर्कमस्टांसेस उसे कैसा फैसला लेना चाहिए। सो है कम्स द कैरेक्टर ऑफ स्टिशिया वाई, जिसके बारे में जब हमने क्लाइंट का भी करेक्टर डिस्कस किया है तो थोड़ा सा हमने इसका भी करेक्टर देख लिया है, ठीक है, और कुछ कुछ मैं आपको वो ड्यूरिंग लेक्चर भी बता चुकी हूँ। सो शी वॉज बॉर्न इन द बिजी पोर्ट टाउन ऑफ बर्डमाउथ, ठीक है। बर्डमाउथ का जो एक जो बिजी लाइफ है फैशनेबल सिटी की हैसियत से, वहाँ पे पैदा हुई थी, एंड ट्रांसप्लांटेड टू एग्डन हेथ, और यहाँ पे एग्डन हेथ में आ गई थी। उसको मूव ऑन करना पड़ा था, माइग्रेट करना पड़ा था टू लिव विद हर ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर जो कि नेवी रिटायर्ड थे, ठीक है, उनके साथ उनको उसको रहना पड़ा था क्योंकि उसके फादर और मदर की डेथ हो गई थी। स्टेशिया डिस्पाइसेस द हेथ, ठीक है, डिस्पाइसेस द हेथ, उसको हेथ, वो एक्चुअल हेथ में रहना पसंद नहीं था, उसे नफरत थी। सर्चेस फॉर अ वे टू एस्केप, और हमेशा इस कोशिश में रही कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए उसे यहाँ से भागने का या यहाँ से निकलने का। Her grandfather's house is isolated physically. आइसोलेटेड यानी कि सेपरेट रहना किसी से, फिजिकली यानी कि जो घर था, ठीक है, फिजिकल अपेयरेंस होती है ना कि हमें जो फिजिकल एक लाइव बंदा या लाइव चीज़ हम देख सकते हैं अपनी आंखों में, उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो उसका जो घर था फादर का, वो इतना मतलब एक बिल्कुल ही साइड पे बना हुआ था, लोगों से अलग, ठीक है। तो उसको इसीलिए आइसोलेटेड फिजिकली इसीलिए कहा गया है कि वो बाकी लोगों से, बाकी घरों से बहुत ही सेपरेट जगह पे बना हुआ था, बहुत ही ऊंचा जगह में बना हुआ था, जहाँ पे वो हमेशा जब भी बॉनफायर जलाती थी तो जो वाइल्ड डेव है उसको साइन मिलता था कि उसे जाके मिलना है या वो मिलने के लिए बुला रही है उसे। And she keeps herself apart from the Heath dwellers by her walk alone and her frequent nightly excursions to the summit of Rainbarrow.
क्या करती थी वो, शी कीप्स हरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द हेट, अपने आप को जो है ना वो डेवलपर्स होते हैं जो जितने भी लाइक जो हेट एक्टिव हेट में रहने वाले जो जितने भी लोग हैं और वहाँ के जितने भी प्लेसेस हैं, ठीक है, स्पेशली लोग वहाँ के बाशिंदे जिनको कहते हैं आप, ठीक है, नेटिव्स हैं, उनसे दूर रहती थी, ठीक है, इसीलिए वो जो सुजन नन सच है वो उसको बीच बुलाती थी, उसका ये कहना था कि ये अकेले रहती है, बहुत ही अजीब किस्म की है, प्राइड किस्म की है, तो ये इसको जो है ना वो बीच बुलाते थे। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, उनसे अपने आप को दूर ही रखती थी। बाय हर वॉक्स अलोन, अकेले वॉक करना, अकेले फिरना वो चाहती थी, किसी के साथ नहीं जाती थी। एंड हर फ्रीक्वेंट नाइटली एक्सकर्शंस टू द समिट ऑफ रेनबरो, रात को वो जब घर से निकलती थी तो वो डिफरेंट जो व्यूज़ हैं, रेन बैरो होते हैं व्यूज़ जो है ना डिफरेंट, वहाँ पे पहाड़ी इलाका था, थोड़ा जो डिज़र्ट था उनको, और जितने भी वहाँ की चीज़ें, उनको रात को निकलती थी और उनका उनके वो व्यूज़ को देखती थी सारे। सुमित ऑफ रेनबरो, जितने भी व्यूज़ हैं ना उनको आप जब ऊंचाई से कुछ देखते हैं, ऊंचाई पे खड़े होकर, तो आपको वो व्यूज़ क्लियरली हर चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जैसे कि उसके घर, उसके ग्रैंडफादर का घर जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे था, सुमिट होता ऊंचाई, तो उस ऊंचाई से वो अच्छे खासे व्यूज़ आपको निकल के देख लिया करती थी। However, even as she hates the hate, Estitia seems in her deep brooding passion to be a part of its wild nature. अपनी वाइल्ड नेचर के बावजूद और एक्टर हेथ को नफरत करने के बावजूद, इन डीप अपना जो है ना उसका ये एक कहने के इस ऑलरेडी बाय चांस इसी जमीन का वो हिस्सा एक बन चुकी होती है, ठीक है। शी हैज एन amorous relationship with Damon Wildale, but enters into a tragic marriage with Glyme Wright. अपना जो उसका रिलेशनशिप था, लस्टफुल रिलेशनशिप, अमरूज को कहते हैं कि लस्टफुल रिलेशनशिप जो होता है जिसमें आपके सिर्फ लालच होता है, उसको लालच ही था कि उससे शादी करके वो यहाँ से निकल जाएगी, तो डेमन वाइल्डिफ के साथ इसलिए उसका रिलेशनशिप था, और अदरवाइज वो क्लाइंट को बाद में पसंद करने लग जाती है उसके स्टेटस की वजह से, तो जिसके साथ उसकी एक ट्रेजिक मैरिज होती है और बाद में फिर उनको दोनों को रिग्रेट्स होते हैं। When she realizes that he is the more interesting and the urban of the two men, ठीक है, उसे लगता है कि दोनों आदमियों में से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो है ना ज़्यादा बोर्ड है, एडवांस है कहना, ठीक है, तो इसलिए वो उसको चूज करती है। They in return look upon her as unfriendly, ठीक है, यानी कि जितने भी वहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले उनके बारे में कहा जा रहा है कि they in return look upon her as unfriendly। वर्ल्ड डे के साथ रिलेशनशिप और शादी क्लाइंट से, और फिर इस तरह से रिलेशनशिप, और उससे पहले अपना जो इमेज था जिसको एज अ विच बुलाया जाता था, तो उस इमेज की वजह से लोग उसको वो ज़्यादा जो है अनफ्रेंडली समझने लग गए थे और प्राउड समझने लग गए थे। मिसेस जियोब्राइट टेल्स क्लाइम शी इज इडल एंड प्रोबेबली वर्जन, ठीक है, उसे लगता था मिसेस जियोब्राइट जो है वो हमेशा से इन दोनों की मैरिज के अगेंस्ट थी, तो वो ये कहती थी कि ये जो है बहुत ही थोड़ी इडल टाइप की है, प्राउड किस्म की है, अजीब है, ठीक है, और कह लें कि जो वांटन, प्रोबेबली वांटन, वांटन कहते हैं एक ऐसा जो बहुत अनप्रोवोक टाइप का वायलेंट किस्म का जो इंसान होता है, जो क्रूअलिटी जो है ना फैलाता है या शो करता है, वो इनसाइड क्रूअल होता है, तो उसका लगता था कि ये शायद क्रूअल भी होगी इनसाइड। So Susan Nunsuch even thinks of her as a witch, unlike Klein, whom the faith folk can at least fathom in part. Tricia is beyond their comprehension. मतलब क्लाइंट के लिए ये बिल्कुल इसका करेक्टर ऑपोजिट था, जो कि हेथ के लोगों के, हेथफुल यानी कि लोगों, हेथ के रहने वाले जितने भी लोग थे उनके इस सुपरस्टिशियस जो आइडियोलॉजी है कि किसी के बारे में इस तरह से व्यूज बना लेना, खुद से ही सोच लेना कुछ भी, तो उसको जो है ना वो इसके ये अगेंस्ट था, और जिसको जो है क्लाइंट की इस
कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को स्टेशिया का भी समझ नहीं पाई थी. Only Charlie has really had an opportunity to get to know her. Like कहा जाता है कि स्टेशिया अगर किसी को समझ नहीं पाई तो कोई स्टेशिया को भी समझ नहीं पाया. ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़का चार्ली है सिर्फ वही उसको कहने के उसके पास मौका था कि वो उसके एक्शंस को देखता और उसके रिएक्शंस को देखता और उसे एक्चुअली में उसकी नेचर को समझ पाया था. हर व्यू ऑफ लाइफ इज एज फॉरेन टू द हेट एज हर पर्सन. ठीक है, इसकी ऐसे ही अजीब किस्म की जो है वो ज़िंदगी का नज़रिया था जैसे उसके लिए हेत था और जैसे ही वो उसके लिए क्लाइंट था. स्टेशिया's brain was juxtaposed. ये एक कोट है. ठीक है, जो नॉवल के अंदर है उसका जो ब्रेन था वो juxtaposed होता है जिसके दो मतलब ना इधर का होता है ना उधर का होता है. कंपेयर और कंट्रास्ट दो चीज़ों में चल रहा होता है तो किसी एक का नहीं होके रहता इंसान. तो उसके जो व्यूज थे वो उसका जो ब्रेन था दिमागी तौर पे वो juxtaposed थी. द स्ट्रेंजेस्ट assortment of ideas from old time and from new. There was no middle distance in her perspective. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. रोमांटिक रिकलेक्शंस ऑफ सनी आफ्टरनून ऑन अ लॉन्ग. जो जितने भी आफ्टरनून जो मोस्टली इंसिडेंट्स हुए हैं वो आफ्टरनून में हुए हैं ओपन एरिया में. ठीक है, विद मिलिट्री हैंड्स ऑफिसर्स एंड गैलेंट्स अराउंड to like jilted letters upon the dark tablet of surrounding Agden. She is a hedonist for whom love as an end in itself is the greatest pleasure. यानी कि जितने भी वो रिकलेक्शन अगर की जाए तो सनी आफ्टरनून के बाद जितने भी रोमांटिक जो है वो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको और विद मिलिट्री हैंड्स बैंड्स ऑफिसर्स एंड गैलेंट्स अराउंड स्टूड लाइक. यानी कि जितने वो उसका जो फादर था ग्रैंड फादर वो नेवी में था तो उसकी वजह से वो मतलब उस एरिया में मिलिट्री और ऑफिसर्स का कुछ उनके विजिट्स हुआ करते थे तो उनके बारे में हमें बात हो रही है जिसके एग्डन के जो है सराउंडिंग में ये सारा कुछ जो है ना वो लाइक ऑफिसर्स और ये सारा मतलब नज़र आता था. और वो उनके जो लेटर्स थे वो अपने पेरेंट्स को भेजते थे और इधर लाइक एक्सचेंज होते थे. शी इज़ अ hedonist, अ प्लेयर सीकर जिसको कहते हैं. फॉर होम लव एज एन एक ऐसी अटेंशन सीकर थी, प्लेजर सीकर थी जो कि जिसके लिए मोहब्बत क्या थी. लव एज एन इन इटसेल्फ इज ग्रेटेस्ट प्लेजर. टू बी लव टू मैडनेस सच वाज हर ग्रेट डिजायर. तो उसका उसके लिए एक ऐसा लव एक ऐसा पैशन था कि इतने मोहब्बत की जाए कि जो इंसान को पागल कर दे. ठीक है, इतना उसको मोहब्बत मतलब उसे पागलों की तरह कोई चाहे उसकी यहाँ थी. ठीक है, उसके वो कहते हैं ना कि एक मीम्स बने हुए हैं जोक बना हुआ है कि इतनी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में इतनी डूब जाओ कि मर जाओ या इस तरह से है कुछ. तो वो ये इसका हिसाब है कि वो कहती है कि एक मैडनेस की हद तक उसे चाहा जाए. तो ये उसकी ग्रेट डिज़ायर थी. इन एनी केस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कोटेड जो ये हाईलाइटेड है इसको याद जरूर करना आप लोग. In any case, it is clear that she is not an easy person to live with or be around. कैसी ही इंसान थी जिसके आसपास रहना या इसके साथ रहना बहुत मुश्किल था. Hardy says of her, Hardy का इसके बारे में कहना है, she had the passions and instincts which make a model goddess. एक ऐसा पैशन इसमें पाया जाता था और ऐसे इंस्टिंक्ट्स पाए जाते थे जो दूसरों से इसको अलग करती थी और एक मॉडल गॉडेस की हैसियत से जो है ना वो जो किसी के हाथ नहीं आ सकती. कोई इसको अप्रोच करना इसके लिए किसी के लिए इजी नहीं था और जो भी इसके पास है था वो उसको नुकसान ही उठाना था. दैट इज दोज पैशंस एंड इंस्टिंक्ट्स व्हिच मेक नॉट क्वाइट अ मॉडल वुमेन. एक मॉडल गॉडेस की हैसियत हम देखते हैं कि एक गॉडेस है थोड़ी सी उसमें प्राउड आ जाता है या थोड़ी सी पैशनेट है या जैसे कि ग्रीक में जो गॉडेस हुआ करती थी उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि गॉडेस जो है वो किसी की इनएबिलिटी या किसी की कोई गलती की वजह से वो गुस्से में आ जाती थी और इसलिए इसको जो है वो मॉडल गॉडेस कहा गया कि ये एंगर और प्राइड और इस तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती थी. तो वो कहते हैं कि इसको ये तो कहा जा सकता है लेकिन इसको एक मॉडल वुमन नहीं कहा जा सकता.
ठीक है, इसमें वो वाली क्वालिटीज नहीं है। दो शी इज ब्यूटीफुल इन एन exotic way, but she often acts very much like a spoiled child, एक बहुत ही वाह करदा बच्चे की तरह है ना, वो जिसको मॉरली बहुत स्पॉइल कर दिया गया हो या हो चुका हो, उसके हैसियत से एक्ट करती थी, बचकाना हरकतें। ठीक है, वो करें हर कंडेमनेशन ऑफ डेस्टिनी, अपने जो है अपनी डेस्टिनी को लेके लाइक रिस्पॉन्सिबल बनाना, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, वो कल अपने आवाज़ उठाती थी, ठीक है, कंडेम करती थी, किसी को इल्ज़ाम लगाना बहुत इसके लिए ईजी था। Strisha is an active demonstration of Hardy's theme in the novel, yet there is something unattractive about her readiness to shift the blame for everything that happens to her. यानी कि जो जो ब्लेम उस पे आता था उसके लिए वो आवाज़ उठाती थी, और उसका अपने ऊपर होने वाले कोई भी काम या ये अपने एक्शंस की जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देती थी, दूसरों पे ब्लेम लेके चली जाती थी, ठीक है, शिफ्ट कर देती थी अपना ब्लेम। It is difficult to accept whatever rationalization she makes for doing away with herself. It seems somehow unnecessary for a young woman of 20, किसी भी 20 साल औरत या लड़की के लिए जो है ये गैर ज़रूरी समझा जाता है इस तरह का बिहेवियर और ऐसी नेचर टू थ्रो हर सेल्फ इन अ स्ट्रीम, अपने आप को ऐसी कंडीशन में डालना बिकॉज शी कैन नॉट फाइंड द आइडल मेट, क्योंकि उसे एक अच्छा आदमी या एक आइडल मेट नहीं मिला था, तो उसने अपने आप को कैसी कंडीशन में डाल दिया था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो कह रहे कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई औरत ऐसा करे, और ना ही उसको ऐसा करने की ज़रूरत होती है, तो एक इसीलिए इसको मॉडल वुमेन नहीं कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। It is a real question in the novel as to who is the main character Hardy intended Climb to be, but Stacia succeeds in upstaging him most of the time. कहा जाता है कि हार्डी जो है क्लाइंब को इस नॉवल का हीरो कहता है, लेकिन हम इसको भी हीरोइन, इसका मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लाइंब पे भी हम इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। Just on the basis of the most widespread effects on the lives of other characters in the novel, Stacia clearly is more इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट थी, उसका करेक्टर कैसा था, या किस टाइप का करेक्टर था, और उसको हम अगर क्लाइंट पे प्रेफर करें या एज अ हीरोइन कहें तो क्यों कहेंगे, ठीक है। सो आगे है करेक्टर मिसेस योब्राइट का। मिसेस योब्राइट के करेक्टर में जो कि मिसेस योब्राइट जो कि आपको पता है कि क्लाइंट की मदर थी, ठीक है, और थॉमसन की आंट थी और गार्डियन, जिसने उसको पाला था, अपने सरपरस्त रखा था, सरपरस्त बन के उसके साथ रही थी, उसको अपने पास रखा था। अ प्रॉपर क्लास कॉन्शियस प्राउड वुमन, एक ऐसी औरत थी जो कि क्लास कॉन्शियस थी, जिसमें प्राउड बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन समटाइम वो हम्बल भी थी। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों चीज़ें हमें नजर आएंगी। मिसेस योब्राइट ऑब्जेक्ट्स टू द मैरिज ऑफ बोथ चार्जेस, अपने दोनों इन अपने पास रहने वाले दोनों बच्चों के बारे में उनकी मैरिज को लेके वो ऑब्जेक्शन अपनी शो करती है। एज इट टर्न्स आउट शी इज़ एंटायरली करेक्ट, और वक्त के साथ साथ हमें पता चलता है कि वो वाकई अपने जो इसने ऑब्जेक्शन की थी दोनों की शादी में वो बिल्कुल ठीक थी। थॉमसन का वाइल्ड लाइफ से शादी करना गलत था, और बाद में इसकी शादी जो डिगोरी वैन से हो गई, और यही क्लाइंट के साथ हुआ कि इसके लिए वो स्ट्रिशा सही नहीं थी। She dies when exhausted. She is bitten by an adder on the head. अपने एग्जॉस्शन की वजह से वो जो है और जो उसको बाइट किया जाता है, बिटन मतलब उसको काटा गया, बाय एन एडर, एडर जो है स्नेक की एक टाइप है, ठीक है, तो ये बहुत ही जहरीला किस्म का सांप होता है। तो उसके उस हेत के उस जो हिस्से है वहाँ पे उसको इस एडर ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। बिलीविंग दैट क्लाइंट हैज अटरली रिजेक्टेड हर, उसे लगता था कि वो अपनी बीवी के कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया है बिल्कुल। द डॉटर ऑफ अ पर्सन मिसेस योब्राइट कंसिडर्स हरसेल्फ, मिसेस योब्राइट का जो फादर था वो एक पर्सन था, यानी कि प्रीस्ट था, हरसेल्फ एंड इज कंसिडर्ड ऑफ अ हायर क्लास दैन द नोबल लेबर्स, और अपने आप को समझती थी कि
एक अपर क्लास का जो उसका स्टेटस समझती थी कि मैं सबसे हाई क्लास से बिलोंग करती हूँ, ना कि लोकल लेबर्स की तरह। क्लाइंट्स मदर इज अ वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड विडो ऑफ द नेबरहुड। अपने नेबरहुड में जो है वो बहुत ही इसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, एक बेवा की हैसियत से जाना जाता था। ऑफ अ स्टैंडिंग विच कैन ओनली बी एक्सप्रेस बाय द वर्ड जेंटिल, ये जेंटिल, ठीक है, जिसको बहुत ही कह लें कि अपने आप को रिटर्न करती थी, एक्सप्रेस करती थी इस तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो उस तरह से हम्बल में नज़र नहीं आती। The fact that though her husband was a small farmer, she herself is a curate's daughter, sets her apart from the heath folk and causes them to respect her presence। ठीक है, अपने जो हस्बैंड है उसका, वो फार्मर था, ठीक है, एक किसान था, तो वो भी एक कह लो कि अपने आप को जो है उसने अपना जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, उनकी नज़र में अपना जो स्टेटस है वो हाई रखा हमेशा, और उनकी प्रेजेंस में अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। ठीक है, तो शी herself in a curate is a curate's daughter। curate होता है एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में रखा हो, ठीक है, स्टैब्लिश रखा हो। तो यहाँ पे वो अपने आप को शो करती थी कि वो एक स्टैब्लिश बंदे की जो है ना, इंसान की बेटी थी। तो इस हैसियत से उसने अपना जो है ना वो मुकाम एक बना लिया हुआ था। शी इज़ कन्वेंशनल, यानी कि बहुत ही ऑर्डिनरी और टिपिकल थी इन हर व्यूज़, अपने व्यूज़ को लेके। अपने व्यूज़ में अगर देखा जाए तो अपनी सोच, उसकी जो थॉट्स थे उसमें बहुत टिपिकल थी, ऑर्डिनरी थी। लुकिंग अपॉन मटीरियल सक्सेस, जिसको दुनियावी सक्सेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फॉर इंस्टेंस एज अ मार्क ऑफ मैंस वर्थ इन लाइफ, नॉट बीइंग अ वुमन ऑफ मीन्स मैनर, मीन्स मैनर जिसमें नहीं होते, एक बहुत ही मैनरलेस वुमन की हैसियत से हमें नजर आती है। शी कांट अंडरस्टैंड हाउ हर सन कैन गिव अप हिज पोजीशन इन पेरिस। वो ये नहीं समझ पाती कि उसने पेरिस में अपना बिजनेस, जो अपनी पोजीशन थी वो क्यों छोड़ी। बस वो ये जब वो छोड़ के आता है तो क्या उससे कंसिडर करती है, and entertain such a foolish idea as the teaching is the poor on the head। और इसको जो है ना बहुत एंटरटेन करता है ये आइडिया कि यहाँ पे टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहा है। When client thinks of setting up a school in Budmouth, she immediately takes it as a sign of coming to his senses। उसे लगता है कि ये वाकई इसने यहाँ पे एज ए टीचर काम शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि अब अपने ये होश हवास में आया है। यहाँ पे उसे ऑब्जेक्शन करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। Her repeated concern over the slight to Thompson's character, जिसका थॉमसन का करेक्टर पे जो उसके उसका कंसर्न हम देखते हैं, एंड द पॉसिबल ऑफेंस टू हर फैमिली बिकॉज ऑफ द डिले इन थॉमसन्स मैरिज टू वाइल्ड सेज मच अबाउट हर एज अ पर्सन। एज अ पर्सन जिसने उसने थॉमसन की मैरिज वो पहले ऑब्जेक्शन दी, फिर शादी करवाई, तो उसमें जो हम उसका एज अ ह्यूमन जो करेक्टर देखते हैं ना, वो मतलब एक अच्छे इंसान की हैसियत से यहाँ पे हम उसे देखते हैं कि उसने एक अच्छा काम किया अपनी तरफ से। Appearances and reputation are more important to her। ठीक है, she is shocked, for example, by the sight of her son। अपने जो रेपुटेशन और appearance के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि मेरी रेपुटेशन पर फर्क ना पड़े। तो जब उसे वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटे की आंख जो उसकी नज़र है, ठीक है, आई साइड उसकी चली गई है। ड्रेस्ड एज अ पर्स कटर, और एक पर्स कटर की हैसियत से उसके कपड़े वो उन कपड़ों में से नज़र आता है। शी हैड थॉट इट वाज ओनली अ डाइवर्शन और हॉबी फॉर हिम। उसे लगता है कि ये, वो ये नहीं सोचती कि इसने ये शायद काम शुरू कर दिया, वो ये सोचती है कि वो बस ये तो हॉबी, ये काम कर रहा है लोगों के साथ मिलके। Her relationship to Clive and her niece Thompson is rather austere। She habitually reacts to them by giving advice। दोनों के तरफ जो है ना वो उसका रिलेशनशिप बहुत ही अजीब स्ट्रेंज किस्म का था, और दोनों को जो है वो सिर्फ एडवाइस दे के रिएक्ट करती है, ठीक है, अपनी हैबिट के की वजह से, ना कि उनके जैसे माएँ जो है वो समझती हैं कि बच्चे ठीक डिसीजन नहीं ले रहे, तो वो अपने एक्शन फिर लेती हैं, खुद से फैसला करती हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया।
The very thing which has sustained her in her widowhood turns out finally to undo her. जितने जो अपने एक्शंस हैं उनको क्या लें कि अपने विडोहुड में जो है उसने जो टाइम एक फेस किया आइसोलेशन का, ठीक है, और खुद को अकेला महसूस करना, तो एक जो है ना इवेंचुअली एक बहुत ही इनफ्लेक्सिबिलिटी की तरफ उसको ले जाता है। तो उसके उसका जो है ना वो टर्न आउट जो है ना वो उसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी की सूरत में हमें नजर आता है। हर इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जजमेंट, ठीक है, हमें नजर आती है। इफ नॉट फॉर दिस शी वुड नॉट हैव बीन ऑन द हेट एट ऑल ऑन द फेटफुल अगस्त डे, ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो वो हम पे ये पाई ना जाती। चांस परहैप्स ऑपरेट्स टू ब्रिंग वाइल्ड इनटू क्लाइम्स हाउस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चांस का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है कि जिसने वाइल्डर को जो है क्लाइंट के हाउस उसके घर पे लेके आया कि मतलब उसकी गैर मौजूदगी में, मिसेस येब्रा की गैर मौजूदगी में, बिफोर हर मतलब उसकी गैर मौजूदगी में, एंड एज अ रिजल्ट शी इज ओवरली एग्जॉस्टेड बाय द टाइम। Ironically, she is as hard on herself, often needlessly, गैर-ज़रूरी तौर पे भी हमें नज़र आती है हार्ड होती हुई, as her son in as her son is on himself. उसका बेटा भी वैसा ही था। The very way in which they are alike keeps them apart too long. बेशक जो है ये इन दोनों के मतलब इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी इन्हीं इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, किसी जजमेंट की वजह से एक दूसरे से इनमें इसीलिए फासले आ जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर थॉमसन यूब्राइट का या टॉमसन यूब्राइट का। क्लाइम्स क्लाइम यूब्राइट की कज़न थी और मिसेस यूब्राइट की नीस थी, ठीक है, और वार्ड थी जिसको मिसेस यूब्राइट ने पाला था। थॉमसन इज एन इनोसेंट, बहुत ही मासूम और गुड हार्टेड थी, एक समवट vicious woman who seems genuinely to care for them while they however is merely using her to make Tricia jealous। यानी कि वो बहुत ही जनरली उसके साथ डायमंड के साथ जो है उसकी केयर करती है, उसके साथ ऑनेस्टली होती है, अपनी सिंसियरिटी शो करती है, लेकिन वो क्या करता है कि वो उसे जेलस करने के लिए यूज़ करता है। शी इवेंचुअली मैरिज वाइल्डर, ठीक है, जिसकी शादी उससे हो जाती है ओवर द ऑब्जेक्शंस ऑफ हर aunt and has a child which she names Stacia। अपने बेटी का नाम भी वो Stacia ही रखती है। At the end of novel she marries Gregory Van who has long loved her, ठीक है, जो बहुत टाइम से उसे चाहता था। At the end of novel उससे शादी हो जाती है। The gentle Thompson is the young innocent who, through no lack of goodwill and right intentions on her part, is treated roughly by circumstances or in Hardy's view by the sort of world she lives in। अपने कैरेक्टर में ये बहुत ही विलिंग नज़र आती है और अच्छी इंटेंशंस के साथ में नज़र आती है। बहुत ही हम्बल टाइप की पर्सनालिटी थी इसकी, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हुए कि उसके साथ हर किसी का बिहेवियर बहुत ही मतलब बहुत ही रफ सर्कमस्टांसेस उसको फेस करने पड़े, ठीक है। तो हार्डी का क्या कहना है कि जिस दुनिया में वो रह रही थी उसके साथ यही जिस जगह पे वो रह रही थी और जिन लोगों के साथ वो रह रही थी ये उसके साथ इसलिए उन सर्कमस्टांसेस और उन लोगों की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। शी इज सो नॉर्मल एंड कन्वेंशनल इन हर व्यूज, बिल्कुल अपने अपने व्यूज में बहुत क्लियर थी। इन हर पर्सनालिटी दैट इट इज इजी टू फॉरगेट दैट शी टेक्स एनी पार्ट इन द स्टोरी। लाइक अपनी स्टोरी में वो कोई भी पार्ट ले सकती थी, वो उसकी पर्सनालिटी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी थी और बहुत इजी थी अपनी पर्सनालिटी में। शी वॉन्ट्स टू डू राइट बाय एवरीबॉडी, अब वो हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहती थी, ठीक है। इज क्वाइटिवली एंड काइंडली ट्रीटेड बाय एवरीवन, हर किसी के थ्रू जो है मतलब जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करती थी अच्छे तरीके से, उसको भी शी वॉज सपोज टू बी बिहेव्ड राइटली और हम्बली, ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाता। बट हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड था, उसकी वजह से जिसके साथ क्रूअल बिहेवियर रखता है एट एंड ऑफ नॉवल इज कन्वेंटली डिस्पोज्ड फॉर अ हैप्पी फ्यूचर, एंड ऑफ नॉवल उसको एक हैप्पी फ्यूचर मिल ही जाता है।
It is possible to suppose that Hardy added the sixth book only to make things come out right for her. At least his readers seem to have demanded it. Um, हार्डी ने इस नावल पे जो उसकी टोटल चैप्टर्स और बुक्स इंक्लूड करें तो वो 5 बुक्स लिखी थी, जिसमें इनकी डेथ हो जाती है और फिर ये बेवा की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन उसके जो रीडर्स हैं थॉमस हार्डी के, उनकी डिमांड में उस टाइम पे लिखा उसने, फिर ये 6 बुक लिखी, उसमें चैप्टर्स ऐड किए और उसकी हैप्पी एंडिंग की थी, ठीक है। अदरवाइज की एंडिंग ये इतनी थी कि वो वाइल्डी की डेथ हो जाती है और ये बेवा की हैसियत से अपनी बेटी को पालती है और ज़िंदगी गुजार देती है। लेकिन हार्डी ने फिर इसका डिमांड के अकॉर्डिंग एंड चेंज कर दिया था। Her only fault from her aunt's point of view is that she persists in wanting to marry Waldev even after she has not been well treated. उसकी आंट को ऑब्जेक्शन इसलिए थी कि वो इसे अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करता वाइल्ड, और फिर भी उसके लिए वो उसके पीछे पीछे रहती है और उससे शादी करना चाहती थी। इसकी ये बहुत बड़ी गलती थी। बट फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ फॉल्ट ओनली इन द सेंस दैट शी इज टू जनरस इन हर एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। लेकिन एक लीडर की हैसियत से अगर हम देखें तो वो अपने आप में एक हम्बल और जनरस थी, इसलिए वो दूसरों के एटीट्यूड को भी क्रिटिकली नहीं देखती थी, उन पर शक नहीं करती थी। इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। टू विलिंग टू डू द राइट थिंग्स एज शी अंडरस्टैंड्स इट, जिस तरह से वो सही समझती थी, उसे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, नॉट प्राउडली बट एज अ ह्यूमन। समटाइम लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मतलब उनको नेगेटिव पॉइंट्स कम नज़र आते हैं, वो किसी को क्रिटिकली बहुत कम देखते हैं शक की नज़र से। तो ये इसके केस में था, तो इसलिए वो उसे लगता था कि वो जो कर रही है शायद वो ऐसे ही है, सही है। So in the novel, the innocent suffer too, though not irreparably. Like बहुत क्या लें कि जैसे सब करेक्टर्स ने सफ़र किया, इसी तरह इसने भी सफ़र किया था, जैसे अपनी मतलब मैरिज लाइफ में और वैसे भी। तो दूसरे करेक्टर्स की तरह इसने भी सफ़र किया, लेकिन इसका जो क्या लें कि अम, एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ का रिपेयर हो जाना, ठीक है। तो इसका करेक्टर में ऐसा नहीं हुआ कि इसकी ज़िंदगी ऐसे नहीं रही कि एक डिस्टॉर्टेड लाइफ ही वो गुजारती। एंड द एंड ऑफ नॉवल उसको एक क्या लें कि रिवर्सल मिल जाता है, एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है इसको, ठीक है। इरिपेरेबल होता है कि जिसको रिपेयर ना किया जा सके, उस सेंस में इसका मीनिंग आएगा। नेक्स्ट है वाइल्ड का करेक्टर। सो वाइल्ड का करेक्टर, इसमें आपको ऑलरेडी अवेयरनेस होगी काफ़ी हद तक, क्योंकि इसके करके हम बहुत जो है वो रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं। A local innkeeper, एक innkeeper था, डेमा इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेडी किलर, जिसको मैंने आपको बताया था कि वो लड़कियों के साथ इस तरह से करता था, टाइम पास करता था, ये सब उसकी बिहेवियर था। At the start of the novel, he puts off his marriage to Thomson Newbright in order to pursue a relationship with the woman he truly wants, Patricia. Why? उसके रिलेशनशिप को जो है परसू करने के लिए वो उसको यूज़ करता है और उसकी शादी जो है अपनी रुकवाता है थॉमसन से। When he is jilted by Patricia, जिल्टेड होता है रिजेक्ट करना, ठीक है। तो जब स्टेशर से रिजेक्ट कर देती है कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूँगी जिसने किसी मुझे छोड़ के किसी दूसरी औरत को प्रपोज किया और किसी दूसरी औरत ने इसे छोड़ दिया, तो मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगी, तो उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। However, he marries Thompson and has a daughter with her. He drowns at the end of the novel just before making an escape with Anastasia. He is interested throughout and in possession rather than love. ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आ सके आपको। Waldeck is seen by others as a man who made a good start in life. स्टार्ट में हमें जो है नॉवल में नज़र आता है कि इज सीन बाय अदर्स एज अ मैन हु मेड अ गुड स्टार्ट। से लगता है कि लोग समझते हैं कि ये वो इंसान है पूरे गांव में या उस कस्बे में एक वाहिद है जिसने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा स्टार्ट लिया है, ठीक है। बट हैज़ कम डाउन, ये अपनी पोजीशन से नीचे आ जाता है बाय द टाइम
The former engineer is now the keeper of the quite woman inn. पहले वो इंजीनियर था और फिर कीपर बना इन कीपर, जिसका क्वाइट वुमेन इन के नेम से क्वीन था. एंड occupation which in many ways suits him perfectly. Okay, compared with Mrs. Yeobright or Klein, he is considered to be a person of little consequence. Like Stacia, he is a hedonist. ठीक है, जो कि अटेंशन सीकर था, जिसे जो है मतलब लस्ट थी एक वैसे ब्यूटी की. ठीक है, इसलिए वो स्टेशन की तरफ अट्रैक्टिव था. हैप्पियर इन द कंपनी ऑफ अ वुमन एंड ही इज परहैप्स अमंग मेन एट हिज इन. वो औरतों में इस हद तक उनकी कंपनी में खुश रहता था जितना कि वो अपने होटल में रहने वाले जितने भी आने वाले लड़के हैं या मर्द हैं उनसे भी ज़्यादा वो वुमन में इंटरेस्टेड रहता था. हार्डी स्पीक्स ऑफ हिम एज अ टिपिकल मैन ऑफ सेंटिमेंट, ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर द रिमोट. लाइक उसको ऐसा इंसान कहा गया है जो कि बहुत ही सेंटिमेंट टाइप का, मेंटली जो कहते हैं ना दिमाग तौर पर खिसका हुआ, इस तरह का इंसान इसको कहा गया है. ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर द रिमोट, ऐसी चीज़ों के लिए वो डिमांड करता है, आविश करता है जो उसकी पहुंच से दूर है. ठीक है, फॉर द रिमोट, पहुंच से दूर होना. रेशियो ऑफ एग्डन हेथ, रेशियो ऑफ एग्डन हेथ जो है ना वो एग्डन हेथ जैसे एक फिक्शनल प्लेस है उसी तरह से जो है ये एक वर्ड यूज किया गया है. रोशियो ऑफ एकदम एक फ्रेंच फिलोसफर था और ये जो है स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था. और ये नेचुरल गुडनेस इंसान की जो है ना वो उस उसका रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि एक नेचुरल गुडनेस जो है ना इंसान की उसको उस लिहाज से ये सोसाइटी में जाना जाता था. तो यहाँ पे इसका रेफरेंस इसलिए दिया कि उस हैसियत से ये हमें नज़र नहीं आता. तो ये जो है ना एक सटायर है इस पे इन वर्ड्स के थ्रू, आयरनी भी कह सकते हैं. Wilder himself sometimes complained that about his curse of inflammability. उससे समटाइम वो ये कंप्लेन करता है कि मेरे मुझ पे जो है इन्फ्लेमेबिलिटी की जो कर्स है वो है. इन्फ्लेमेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ की जो है ना वो एक होता है ना कि इंसान जैसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि एक इंसान इतना वो कुछ लड़के इतने ठरकी होते हैं कि वो अपने आप को ही रोक नहीं पाते हैं. ठीक है, उसको ये जैसे वर्ल्ड में लगता था कि उसमें ये एक जो है ना रिलेशन टू वुमेन, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है या उसको एक कर्स दी है कि वो किसी को देखता है किसी की ब्यूटी को या किसी वुमन को तो वो अपने अंदर की आग को बुझा नहीं पाता. ठीक है, तो इसलिए वो इनफ्लेमेबिलिटी इसलिए कहा कि फ्लेम कहते हैं ना फायर को, तो इनफ्लेमेबिलिटी कि मेरी जो है ना वो अपनी उस फायर को उस आग को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे अंदर की जो आग लगती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता. तो ये मेरे पे कर्स है in relation to women से रिलेशन के लिहाज से. But his personality is impossible to define define in isolation. उसकी जो पर्सनालिटी है वो कभी भी मुमकिन तौर पे कहा ही नहीं जा सकता कि वो आइसोलेशन में कभी जो है ना वो एक आइसोलेटेड लाइफ गुजार सकता है. वो हमेशा लोगों के इर्द गिर्द ही रहता है औरतों के. He finds nothing amiss in professing to love both Thompson and Stacia at the same time for different reasons of course. उसको दोनों की जो है ना वो उनके रिलेशन में कोई भी उसके पीछे उसकी कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होती है लव की, कोई ट्रू लव नहीं होता उसका. ठीक है, उसकी बस लस्ट होती है दोनों की तरफ. अनलाइक स्टेशियास हिज फीलिंग्स और नेवर डीप, उसकी स्टेशिया के लिए भी कोई फीलिंग्स डीप नहीं होती हैं. ओनली इजीली अराउज्ड, बस बहुत आसानी से जो है ना वो एक पैशन था जो नज़र आता है. Although he is attracted to women, the elements are in his personality and appearance take him so उसकी जो एलिमेंट्स थे पर्सनालिटी के वो उसे ऐसा करने पे मजबूर करते हैं. तो although he is yes तो so do not work with men, यानी कि वो मर्दों के साथ उतना काम नहीं करता था जितना औरतों के साथ करता था.
His lifestyle is impulsive, from his quickly responding to Strisha's signal fire in the beginning of the novel to his unhesitating leap into the stream with all his clothes on to try to rescue Strisha. एट द एंड ऑफ नॉवल जो है, बिगिनिंग ऑफ नॉवल में हम क्या देखते हैं कि उसकी बॉन फायर से उसको सिग्नल मिलता था उसे मिलने का, ठीक है, और फिर जो उसकी हम एक कह लें कि बहुत ही इमेच्योर टाइप का एक डिसीजन होता था उसका, वो मतलब कुछ भी अंधाधुंध बगैर कुछ देखे सुने कर जाना, ठीक है, इस तरह की कंडीशन थी जो कि एंड में हमें नजर आती है कि वो ये भी नहीं सोचता कि मैं तैरना मुझे आता या नहीं आता, या मैं मतलब वो पूरे टाइम अपने वो जैकेट जो कुछ पहना होता है उसने, जैकेट और लॉन्ग कोट, उसके बगैर उसको उतारे बगैर ही उसको रेस्क्यू करने जो है वो भाग जाता है, कूद पड़ता है, ठीक है। इम्पल्सिव होता है कि किसी का जो है ना वो बगैर सोचे समझे कोई एक्शन करना। His death when he attempts to rescue Stacia does not seem like a very great loss. जब उसके स्टेशन को रेस्क्यू करने के लिए वो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत बड़ा कोई नुकसान नज़र नहीं आता हमें कि नॉवल में इसकी वजह से नुकसान हुआ है या लोगों को फर्क पड़ा है, तो इतना कोई जो है ना वो ऐसा इतना अपना इमेज नहीं बनाया था कि लोगों को इससे कुछ फर्क पड़ता। सो Diggory Van है next. Throughout most of the novel, Ben works as a semi-nomadic Rattleman who travels through the region selling the dye that farmers used to mark their ships, जो मैंने आपको already बताया था। As a consequence of his exposure to the dye, his entire body and everything he owns are bright red. अब वो अपना जो क्योंकि वो रेड डाई लेके जाता था फार्मर्स के पास, तो उसके जो अपेयरेंस थी उसमें भी रेड कलर ही ऑलमोस्ट नजर आता था। Entirely red, camping out on the heath in his wagon and emerging mysteriously from time to time when functions as an image of the heath, incarnated या incarnated यानी कि उसकी जो अपेयरेंस है हमें इस तरह से नजर आती है कि कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा होता है, जब भी इंसिडेंट हो रहा होता है तो ये टाइम पे पहुंच जाता होता है, ठीक है, दोनों तरफ इस ये सारा कुछ, ये वो बंदा है जो सारा कुछ उसको नजर आ रहा होता है, सब कुछ जानता होता है जो दूसरे नहीं जानते होते हैं। He watched over Thompson Newbright's interest for the novel, but also preserves his own interest. ठीक है, he has long been in love with her, and at the end of novel, then they marry. When is very clever and insightful and can be a devious schemer, जिस तरह से थोड़ा सा मतलब क्लेवर भी था, उसकी क्लेवरिटी हम देख सकते हैं कि जो टाइम टू टाइम वो हर जगह पे पहुंच जाता था और सारा कुछ देख सकता था, यहाँ पर उसकी क्लेवरनेस हम देखते हैं। और इंसाइटफुल के अगर वो चाहता तो वो एक डेविल की हैसियत से हमें नजर आ सकता था, लेकिन वैसा नहीं था, अनफेयर तो कभी भी नहीं रहा। डेवियस मतलब डेविल टाइप की होती हैं क्वालिटीज। Since the Riddleman is used by Hardy as a character in developing the plot of the novel, he is hardly a character at all in the usual sense. True enough, he is persistent, resourceful, hardworking, and prudent, but he is so little a character in the book that is something for a surprise to see him appear as Thompson's suitor in book 6. कहा जाता है कि पूरे नॉवल में एज अ करेक्टर इसकी कोई जो है ना खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एज अ करेक्टर इसने ज़रूर अपना जो है ना प्लॉट, इस नॉवल के जो प्लॉट है उसको डेवलप करने में एक करेक्टर की हैसियत से हमें नज़र आता है कि जहाँ पे थॉमसन को वाइल्ड धोखा दे रहा है या पट्रिशिया उसको डिसीव करिए थॉमसन को, या मतलब इसका के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वहाँ पे ये पाया जाता था, और ये सिचुएशन को कह रहे हैं कि चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश की इसने कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू, इनको मतलब इधर से उधर सच बता देता था सबको या कंडीशन से अवेयर करता था, तो एज अ कनेक्टर इसलिए इसने काम किया है एज अ जो सो एज अ करेक्टर अगर हमें नजर आता है तो वो सिक्स बुक में इसके नजर आता है, जहाँ पे एक बेस्ट शूटर की हैसियत से थॉमसन से इसकी शादी हो जाती है, तो वहाँ पे हम इसका बेसिक रोल देखते हैं। For all of his appearances in the story, the reader knows
less about him really than about any other character. Not even his marrying Thompson listens the mystery, though Hardy implies in a comment about the novel that it will. Perhaps Hardy decided to marry him off to Thompson as a reward for plot services rendered. हार्डी का कहना था कि जितने प्लॉट में जो बेसिक सर्विसेज हैं और जितना क्रेडिट है बेसिक डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो जो कनेक्टर था वो ये था, तो इसको प्रेस करने के लिए, इसको एज अ रिवॉर्ड प्रेजेंट करने के लिए इसने इसकी शादी थॉमसन से कर दी थी कि ताकि इसको भी इम्पोर्टेंस दी जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आगे हैं माइनर कैरेक्टर्स जो कि जिन्होंने अपना कुछ कुछ पार्ट प्ले किया है रोल में। क्रिस्टियन कैंपल है, एक बहुत ही ऑकवर्ड और सुपरस्टिशियस यंग मैन है जो कि जुआ खेलने के चक्कर में पैसे को बैठता है जो कि उसको यूब्राइट ने दिए थे, मिसेस यूब्राइट ने दिए थे क्लाइम बोर्ड थॉमसन को देने के लिए, ठीक है, और वाइल्डर उसे जीत लेता है जुए में, और ये काम करता है मिसेस योबराट के लिए। क्रिश्चियन provides comic relief throughout the novel with his sorrowful over-certainty that he will never marry and his pity phobias, ठीक है, बहुत ही माइनर टाइप का उसका जो करेक्टर है वो नजर आता है। he fails in his mission to bring Thompson her inheritance, थॉमसन को उसकी जो जितनी भी पैसा होता है उसकी औरत ने दिया होता है वो उसको भेजने में जो है फेल रहता है, thus contributing to the degeneration of family relationships, फैमिली रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, डिजेनरेट करने का की जो एक वजह है वो ये बनता है। कैप्टन वाई है एस्टेशिया का जो ग्रैंडफादर है, वो है गार्डियन है, फॉर्मर कैप्टन इन द ब्रिटिश एंड नेवी, a reclusive and silent मैन जिसका कोई रोल हमें नजर नहीं आता एज अ ग्रैंडफादर, बस नाम ही नजर आता है उसका। जॉनी नॉनसच है जो कि सुजन नॉनसच का बेटा है, सन ऑफ सुजन नॉनसच। द बॉय हैज द nag of being in the right place at the right time, सही जगह पे सही सही जो जगह पे सही टाइम पे होने का इसको क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। ही रिपोर्ट्स स्टेशिया एंड डेमन वाइल्ड्स ट्राइस्ट, यानी कि इनका जो आपस में एग्रीमेंट हो रहा था भागने का या जो भी जब जब ये कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो डिगोरी वन को इसके बारे में बता देता है। एंड इज आल्सो द वन हु टर्न्स क्लाइम योर ब्राइट ऑफ हिज मदर्स डैमनिंग लास्ट वर्ड्स, और ये वही होता है जो अपनी मदर, उसकी जो क्लाइंट की मदर है उसके पास एट द एंड मतलब एंड तक उसके पास रहता है, उसकी सांसें खत्म होने तक, और उसका जो लास्ट मैसेज है, लास्ट वर्ड्स हैं वो क्लाइंट को बताता है, और क्लाइंट को ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ को सांप ने डस गया था। चार्ली है a local youth who works for the वाइज, ये चार्ली स्टेशा का जो है कहने के नौकर होता है, सर्वेंट होता है, एंड हु फॉल्स होपलेसली इन लव विद स्टेशिया, इसलिए वो अपना रोल स्टेशा को दे देता है क्लाइंट को जब वो इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। लोकल लेबरर्स हैं जो कि वही फार्मर्स जो नॉवल में जिनके नाम से जो है ना वो लोअर क्लास प्रेजेंट की गई है। So this is all for this novel. I hope you will like this lecture and will well understood inshallah, और मोर देन इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हूँ आपकी तो you can ask me anytime in the comment section and also in the class. So yes, we'll see you in the next lecture with a new topic inshallah. Till then, remember me in your prayers. We'll see you in the next lecture inshallah. So till then, Allah Hafiz, bye bye.